सो हाय गाइस, लास्ट क्लास एंड जहाँ पर हमारा ओडीआई ईसीबी और इंपोर्ट पेंडिंग है वो ख़त्म कर लेते हैं अपन। एक दो डाउट है किसी का, वो डाउट ले लेते हैं, देन वी स्टार्ट। पेज 283, क्वेश्चन बुक 46 to 83। क्वेश्चन 46। He is eligible. Sister's spouse, बहन का पति, will be considered as a related party to your Amit and will be considered as a connected person to Mr. Amit, who is going to be involved in the management of Vault Chairman as a director at the time of implemented. So he will not be, as a case is covered by the proviso of the subclause. अरे वो related party होता है ना, related party to the corporator, उसमें covered है वो। बहुत अलग विचित्र क्वेश्चन है, एक यही क्वेश्चन है, बहुत रिमोट हो गया बेटा। प्रोवाइजो में कवर्ड है, कनेक्टेड पर्सन टू 1 and 2 है, कनेक्टेड पर्सन आंसर राइट है ये, आंसर राइट है ये। क्या लिखा देखो, प्रोवाइड फर्दर that this clause shall not apply in relation to a connected person referred in clause 3 of explanation 1। 12 शेड्यूल का कोई रेलेवेंस नहीं यहाँ पर। वो ठीक है, वो 2 years का है, वो 2.5 आप वहाँ पर जा रहे होंगे, राइट? तो वो एक थोड़ा सा एरर है वहाँ पर। बट अगर आप ये पॉइंट पढ़ोगे, दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू अ कनेक्टेड पर्सन, मतलब अगर कनेक्टेड पर्सन हुआ तो वो क्वालिफाइड है। अगर वो कनेक्टेड पर्सन हुआ तो वो क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर आपने उसको बोला कि वो रिलेटेड पार्टी है एंड ही वुड बी कंसिडर्ड कनेक्टेड पर्सन, बट वो वाली जो बात है वो कनेक्टेड पर्सन को एप्लीकेबल नहीं है। जनरली कनेक्टेड पर्सन नहीं बन सकता, पर जहाँ से उसने एक्सेप्शन में डाला ना कि दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू कनेक्टेड पर्सन, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू कनेक्टेड पर्सन, तो ये उसमें फॉल था। 29 का यही क्वेश्चन है जो एकदम विचित्र था, आरटीपी का क्वेश्चन है, दिसंबर या मई दोनों में से एक का क्वेश्चन था। ठीक है, फेमा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए। ये लिख लीजिए फेमा के, पेज नंबर आएगा 204। खाली रीड करना है राजेश, खाली रीड करना है उनको, 54 KLN को खाली रीड कर लो, ड्यूटीज के बारे में, फिर PRP का प्रोसेस है, खाली कॉपी दिस। मेन वो 54A कंडीशन है ना, वही इंपॉर्टेंट है ऐसे तो। टू 7 9 12 14 18 19 20 21 24 26 33 36 37 35 39 40 42 43। चले, हो गया लिख के? पेज नंबर 1.19 पर आइए। आ गए? अगर किसी का मॉड्यूल है तो I'll just zoom it
तो मैं आपको सीधा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये सब कट है, सब कट है। पेज नंबर 1.19, देखो पहला तो मैं नंबरिंग कर दूँ जो पढ़ना है। Where foreign exchange acquired has been utilized for import of goods into India. Where foreign exchange acquired has been utilized for the import of goods into India. मतलब अपन goods India मंगा रहे, the authorized dealer should ensure that the importer furnishes evidence of import. क्या क्या है सर? IDPMS नीचे दिया हुआ है, इम्पोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, पोस्टल अप्रेजल फॉर्म हो गया, कुछ कस्टम सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, सारे फॉर्म्स के नाम लिख दिए हमने, ठीक है। एंड सेटिस्फाई द गुड्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रेमिटेंस, जितना माल खरीदा है उतना अपन ने पेमेंट किया। सी आरबीआई को बहुत तकलीफ होगी जब आप इंपोर्ट करोगे तो। ईडी शुड एंश्योर दैट ऑल द रेमिटेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द नोटिफाइड डेट आर अपलोडेड इन द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ करना है इनको। नंबर 2, पेमेंट कैसे करनी है। अ प्राइम में मेक पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स कैसे? थ्रू द इंटरनेशनल कार्ड हेल्ड बाय हिम इन रुपीज फ्रॉम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड सर्विसिंग बैंक इन इंडिया अगेंस्ट द चार्ज स्लिप साइन बाय द इंपोर्टर। स्वाइप कर लीजिए, फिर साइन करवाते ना अपन, देखा होगा वो प्रिंट निकलता है वो। और एज प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम, आरबीआई बताता रहेगा कैसे कैसे पेमेंट करनी है। इन एसेंस द पेमेंट हैज बी ऑलवेज टू बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स, बैंक से पेमेंट करनी है। तो जनरली लोग एनईएफटी मैंने आरटीजीएस करते हैं, फॉर फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, फिर टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है। वो सब अलग अलग चीज़ें, तो उसमें अपन नहीं जा सब टैक्सेबिलिटी में अपन खाली पेमेंट किया, गुड्स इंपोर्ट किया तो पेमेंट करने किससे? इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय हिम, या रुपी क्रेडिट कार्ड कुछ हो गया, या आरबीआई बता देगा और कहाँ से पेमेंट करनी है ना। अब ध्यान से देखना, अ प्राइम में ऑल्सो मेक पेमेंट किस? इन रुपीज, तो ये दिस इज थर्ड, इन रुपीज। काय के लिए? टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग, सर्विस रिलेटेड ट्रैवल थ्रू एंड फ्रॉम एंड विद इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज ऑन विजिट टू इंडिया। जैसे कोई कंपनी का कोई कस्टमर आया है, कोई एमडी वेमडी आया है, तो उसके बिहाफ पे वो खर्चा कर रहा है, राइट। उसका टिकट बुक कर रहा होगा, उसका रहने खाने का, तो कैसे पे करेगा सर? वो इन रुपीज में। तो ये सब कभी एमसीक्यू में आ गया तो by means of a cross check or a draft, by means of a cross check or a draft, काय के लिए? For purchase of gold or silver in any form imported by such person as per the terms and condition issued by the government। तो क्रॉस चेक और ड्राफ्ट काय के लिए? सब गोल्ड और सिल्वर वगैरह बाय कर रहे हो जो आपने इंपोर्ट किया तो उसमें आप चेक दे सकते हो। सर ध्यान से पढ़ना, अ कंपनी और अ रेसिडेंट इंडिया, मतलब कंपनी और इंसान कैन ऑल्सो मेक पेमेंट इन रुपी, ध्यान से पढ़ो आगे, ये एग्जाम में आया हुआ है, टू इट्स नॉन होल टाइम डायरेक्टर हु इज प्रॉय एंड इज ऑन अ विजिट टू इंडिया फॉर कंपनीज वर्क। जैसे होंडा वाले हैं, तो होंडा वाले या एप्पल वाले वो इंडिया में आए हैं, ठीक है, नॉन होल टाइम डायरेक्टर जो प्लांट देखने आए हैं। तो अभी क्या होगी, उसका रहना खाना पीना खर्चा लगेगा सारा, तो कौन दे रहा है सर? का तो कंपनी दे दे या सर कोई इंसान दे दे उसके बिहाफ पे, इन INR, एंड इज एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस, कमीशन, रेम्युनरेशन, ट्रैवल एक्सपेंस टू एंड फ्रॉम विद इन इंडिया, सब्जेक्ट टू द कंपनीज महुआ में लिखा होना चाहिए। रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय द जनरल मीटिंग और बाय द बोर्ड एंड सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। देखो अगर मैं आपको बोलूँ हिंट कैसे याद करने का, सब में पेमेंट INR में हो रही है, रुपीज़ में दे सकता है सर कोई विदेश वाला इंडिया आया घूमने के लिए, सर क्रॉस चेक में आप दे सकते हो, ड्राफ्ट में दे सकते हो कब? जब किसी ने गोल्ड और सिल्वर बाय किया होगा सर कोई कंपनी है, कोई आदमी प्राय रुपी में पे कर रहा है, किसके बिहाफ पे? नॉन होल टाइम डायरेक्टर जो क्या है विदेश में रहता है पर इंडिया आया है विजिट के लिए, आप उसको सिटिंग फीस दे सकते हो, आप उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हो, प्रोवाइडेड सर कहाँ लिखा होना चाहिए आपका? जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो, आपके महुआ में लिखा है, रूल्स में लिखा हो, तो बिंदास उन भाषा में लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 3 एग्जाम में आया हुआ है, मतलब 3 का 3 ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन टाइम लिमिट फॉर इंपोर्ट्स, 4th टाइम लिमिट फॉर इंपोर्ट्स कैसे पे करना है सर? रेमिटेंसेस अगेंस्ट इंपोर्ट्स, अंडरस्टैंड, रेमिटेंस अगेंस्ट इंपोर्ट मतलब अपने सामान खरीदा आपको पेमेंट करनी है, शुड बी कंप्लीट नॉट लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द अमाउंट्स आर विदहेल्ड टुवर्ड्स गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर अपन ने रोका हुआ है, कुछ परफॉर्मेंस पेंडिंग है उनका, मतलब हमने कहा था कि भैया हम लोग पेमेंट पूरा करेंगे जब हमारे आप ये काम करके दोगे, आप नट बोल्ट लगा के दोगे, पेंट करके दोगे, तो बात अलग है, पेमेंट रोक करने। तो जनरली आपको 6 महीने में पेमेंट करनी है, नॉट लेटर देन। बेटा मिनिमम है कि मैक्सिमम? नॉट लेटर देन, मिनिमम है कि मैक्स? 6 महीने में पेमेंट करके खत्म करो। सर AD में परमिट सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट डिलेज ड्यू टू डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, हाउएवर इंटरेस्ट इन एनी ऑन सच डिलेड पेमेंट्स
और ओवर यूसेंस बिल कुछ होता होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज विच अलाउज अ ड्रॉयर टू हैव पेड ऑफ क्रेडिट और टर्म, ठीक है, अप टू 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय फॉर ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो देखो जनरली 6 महीने में करना है, बट क्या होगा कभी कोई लड़ाई हो गई है, माल खराब आ गया है, क्वालिटी में कुछ इशू आ गया है, तो अपन पेमेंट रोक के रखे। तो भैया आप क्या बोलते हैं, अगर आपको पेमेंट करना है, ठीक है, वो इंटरेस्ट में उसका पे करना है, तो कितना साल है, अप टू 3 years। रेट क्या होगा वो बता दिया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, रेट क्या होगा वो टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट, अब वो ये डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स अप टू 5 years आर ट्रीटेड एज ट्रेड क्रेडिट्स एज पर द एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक ट्रेड क्रेडिट में बी फॉलो, ठीक है। तो टाइम पास है, इतना याद रखो, डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स अप टू 5 years आर ट्रीटेड एज ट्रेड क्रेडिट्स, फुल स्टॉप, आर ट्रीटेड एज ट्रेड क्रेडिट्स। तो एमसीक्यू में नॉर्मली 6 महीने में पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट अगर कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो गया, कोई लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, अप टू 3 years इज अलाउड। रेट ट्रेड क्रेडिट वाले बताते रहेंगे। डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स अप टू 5 years अलाउड है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सिक्स्थ एडी कैटेगरी 1 बैंक, HDFC, कोटक हो गया, आई थिंक SBI भी एडी कैटेगरी 1 बैंक है, कैन कंसिडर ग्रांटिंग एक्सटेंशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूज अप टू पीरियड ऑफ 6 months। एक सेकंड म्यूट करना है किसी को। अप टू 6 months एट द टाइम, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने साल का है बच्चों, 3 साल का। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनवॉइस वैल्यू फॉर डिलेज ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, जो भी है। डिफर्ड पेमेंट, अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट में पेमेंट अलाउ की हुई है, सी आरबीआई चाहता है कि मैं बार बार तुम्हारा पेमेंट ना देखूं, आपका डिफर्ड पेमेंट है, आपको जो भी करना है, मतलब बायर और सेलर की बात होती है ना, पर प्रॉब्लम क्या है, पैसा बाहर जाए तो आरबीआई को तकलीफ है, तो आरबीआई मतलब 5 साल में तुमको खत्म करना है, खत्म कर, उसके ऊपर मैं तेरे को अलाउ नहीं कर। डिफर्ड मतलब EMI टाइप पेमेंट होनी है। अच्छा, एक्सटेंशन, आपने अगर 6 महीने में पेमेंट नहीं किया तो आपको और एक्सटेंशन मिल सकता है 6 महीने का, पर अप एट अ टाइम मैक्सिमम अप टू पीरियड ऑफ 3 years इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। कुछ भी वो आपने पेमेंट नहीं किया, जो भी टाइम लिमिट आपने ऊपर दे रखी है खत्म हो गई, आप एक्सटेंशन ले लीजिए पेमेंट करने के लिए अप टू 6 months एट अ टाइम एंड मैक्सिमम अप टू 3 years का आपको सेटलमेंट के लिए पीरियड मिलेगा कि आप पेमेंट करके खत्म करो। उसके बाद आरबीआई अलाउ नहीं करेगा पेमेंट के लिए। फिर आगे लिख दीजिए सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस। Irrespective of the invoice value for delays on account of disputes about quantity, non-fulfillment of terms of contract, financial difficulties, cases where importer has filed suit against, कुछ भी हुआ सर, up to 6 months है and up to 6 months at a time and maximum up to 3 years, maximum up to 3 years। ये 6th आंसर। This becomes RTPS की कंडीशन है। Oh, this becomes 5th, sorry, हाँ my mistake। ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ये। देखो जहाँ जहाँ लिमिट दे रखे होंगे, ज़्यादा डेज हो गए, वो काम की चीज़ है। अब एक देखो, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया, मतलब विदेश से पैसा आ रहा है। अ पर्सन में सेंड इनटू इंडिया विदाउट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज एनी फॉर्म अदर देन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड ट्रैवलर चेक्स, सब कुछ भेज सकते हो आप। एनी पर्सन में ब्रिंग इनटू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया विदाउट एनी लिमिट, मतलब इंडिया में फॉरेक्स आएगा, कोई लिमिट नहीं, अदर देन अनइश्यूड नोट सब्जेक्ट द कंडीशन दैट सच पर्सन मेक्स अ डिक्लेरेशन टू द कस्टम अथॉरिटीज। बराबर, कस्टम में आपको पता है वो ग्रीन चैनल रेड चैनल आपने कस्टम में किया होगा, डिक्लेयर करके निकलना होता है आपको। It shall not be necessary to make such a declaration where the aggregate of foreign exchange in the form of notes, bank notes, traveler checks at any one time does not exceed $10,000 or its equivalent, or the aggregate value of foreign currency notes cash portion alone does not exceed $5,000 or its equivalent। मतलब सर अगर मिला मुलो के बैंक नोट कैश हो गया, आपका ट्रैवलर चेक हो गया, अगर 10,000 तक जा रहा है, 10,000 USD तक है, तो डिक्लेरेशन देने का जरूरत नहीं है। अच्छा, खाली कैश आपका 5,000 है तो डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, पर कैश 8,000 है बाकी 2,000 है, कैश 8,000 है बाकी 2,000 है, डिक्लेरेशन देना है कि नहीं देना?
कैश पोर्शन इज 8,000 एंड बैलेंस इज 2,000, मतलब बैंक नोट्स हो गया, ट्रैवलर चेक्स हो गया, वो सब देना पड़ेगा बिकॉज कैश वाली कंडीशन कॉन्ट्रामेन होगी ना. कैश के लिए मैक्स इज 5 एंड ओवरऑल लिमिट इज अप टू 10. ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन के एमसीक्यू में काम आ जाए. फिर इंपोर्ट ऑफ, देखो फॉरेक्स के हमेशा कभी बाई चांस अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे कंफ्यूज हो, हमेशा ध्यान रखना, इंडिया में अगर विदेश का पैसा आ रहा है आरबीआई खुश होएगा तो कोई लिमिट नहीं है, खाली डिक्लेयर करके चाहिए आप. डिक्लेरेशन में क्या है, कैश के लिए मैक्सिमम 5,000 है, मतलब डिक्लेरेशन की बात है, डिक्लेरेशन के लिए 5,000 तक डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है. अच्छा कैश की तरह बाकी चीजें भी ले लो तो अप टू 10,000 की लिमिट है, तो डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं, पैसा कितना भी लेकर आओ तो चलेगा. फिर इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी एंड करेंसी नोट्स. सर एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया हु हैड गॉन आउट ऑफ इंडिया ऑन अ टेम्पररी विजिट may bring into India at any time of his return from any place outside India currency notes of government of India and RBI not exceeding 25,000. तो अगर आप INR ला रहे हो इंडिया में, भैया आप INR ला रहे हो इंडिया में, मैक्सिमम 25,000 अलाउड है. सी अदर देन नेपाल एंड भूटान का अलग नोट चलता है ना वहाँ पर. A person may bring into India from Nepal or Bhutan currency notes of government of India for any amount in denominations up to 100. तो नेपाल में पता होगा ना आपको, बड़े नोट नहीं चलते हैं, 2,000 के नोट्स नहीं चलते, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो इसके बारे में. तो नेपाल भूटान से जितना पैसा लाना लेकर आ जाओ, पर डिनोमिनेशन का अप टू 100 वैल्यू होगी, अप टू 100. ठीक है, तो एक काम करो ना, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को आप 6 कर दीजिए, क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी है 6. गारंटी 7th, इसमें ना ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला लिमिट क्योंकि लिमिट है. हमेशा ध्यान रखना फैमा में खाली वही क्वेश्चन करना है जहां पर आपको नंबर दे रखे होंगे, क्योंकि बाकी तो थियोरेटिकल पे केस कैसे बनेगा पूरा. सो देखो, एन ऑथराइज्ड डीलर में गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी इंकर्ड बाय प्राय एंड वोट टू अ प्रॉय. ठीक है, एज एन इंपोर्टर. अभी मेरे को क्या उधार है, तो मैंने क्या पेमेंट करनी थी, तो मैंने बैंक को बोला गारंटी दे दो. बैंक कौन है यहाँ पर, ऑथराइज्ड डीलर है. ठीक है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ आरबीआई. फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑन डिफर्ड पेमेंट एज पर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. सेम पॉइंट, एन ऑथराइज्ड डीलर में गिव गारंटी एलओयू एलसी, मतलब लेटर ऑफ कंफर्ट इन रिस्पेक्ट एनी डेट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी इंकर्ड बाय प्राय एंड वोट टू प्रॉय फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज परमिटेड बाय फॉरेन ट्रेड, जो अलाउड है इंपोर्ट. जैसे चाइना से भी बैन किया हुआ है, राइट, तो वो गारंटी दे सकते. तो थियोरी चल रही पूरी भी, ऑथराइज्ड डीलर कैन गिव गारंटी. एन ऑथराइज्ड डीलर in the ordinary course of business may give guarantee in favor of a non-resident service provider on behalf of a resident customer who is a service importer. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कंसल्टेंसी ले रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग की सर्विसेज ले रहा हूँ. अब अकाउंटिंग सर्विस पर पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, कौन दे रहा है, मेरा बैंक दे रहा है, मतलब मेरा एडी ऑथराइज डीलर वेस्टर्न यूनियन वाला हो गया, थॉमस कोक हो गया, HDFC बैंक, वो लोग दे रहे हैं, सर अलाउड है. ठीक है, सो प्राय के बिहाफ पे, रेसिडेंट कस्टमर के बिहाफ पे, सेकंड में भी प्राय है, सामने वाला मतलब जो विदेशी आदमी है उसको मेरा ऑथराइज डीलर गारंटी दे सकता है. क्या लिमिट है, ध्यान से देखना भी. मेरा सर्विस इंपोर्टर इज अदर देन, मतलब नॉर्मल लोग है, अदर देन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ डिपार्टमेंट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट. सर्विस इंपोर्टर नॉर्मल आदमी है. नो गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख यूएसडी और इट्स इक्विवेलेंट शुड बी इशूड, मतलब मैक्सिमम लिमिट इज 5 लाख, 50 लाख नहीं, 50 लाख यूएसडी. हाँ, अगर सरकार इंपोर्ट कर रही है कुछ, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गया, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, मैक्सिमम 1 लाख, ये याद करना है. 1 लाख 5 लाख, गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम 1 लाख है एंड इनके लिए 5 लाख है, 5 लाख. सब्जेक्ट इक्विवेलेंट शैल बी इशूड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इनके लिए भी भैया मैक्सिमम 1 लाख है. नो गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख और इट्स इक्विवेलेंट शैल बी इशूड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब देखो इसमें ना 2 इंटरप्रिटेशन है. पहला क्या है, नॉर्मल लोग के लिए गारंटी कितनी है, 5 लाख यूएसडी की है. गवर्नमेंट वाले के लिए क्या बोलता है, 1 लाख यूएसडी, कोई अप्रूवल नहीं है. 1 लाख के ऊपर क्या चाहिए अपने को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा. दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, ये लोग मैक्सिमम 1 लाख की गारंटी दे सकते हैं. गवर्नमेंट के बिहाफ में मैक्सिमम 1 लाख यूएसडी की ही गारंटी आ सकती है. व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, 1 लाख के ऊपर जा सकता है बट अप्रूवल लगेगा, और मैक्सिमम 1 लाख यूएसडी का गारंटी है. व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन. सर 1 लाख के ऊपर जा सकता है, 1 लाख के ऊपर जा सकता है पर अप्रूवल लगेगा. अरे अक्का लगाओ,
साला नॉर्मल कंपनी को आप 5 लाख यूएसडी बोल रहे हो, 5 लाख यूएसडी। गवर्नमेंट पीएसयू, अरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ले रही होगी ना यार, बड़े बड़े कुछ गुड्स मटेरियल मंगा रही होगी, जेसीबी मंगा रही होगी, मशीन है, तो 1 लाख यूएसडी चलेगा क्या? तो 1 लाख के ऊपर अगर जा रहा है क्योंकि पेमेंट सरकार से होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रॉब्लम। तो मतलब ऐसा टेक्निकल वो लिमिट नहीं है, 1 लाख की लिमिट खाली अप्रूवल के लिए बस। ऊपर वाले में खाली 5 लाख ही बोला कि मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा आपको खाली। तो नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल लोग अगर सर्विस इंपोर्टर है, कौन है वहां पर? 5 लाख। इधर कौन है सर? 1 लाख तक है, कोई टेंशन नहीं है। 1 लाख के ऊपर कोई लिमिट नहीं है सच, बट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा। तो इंपोर्ट में बेटा आपको 7 आंसर पढ़ने हैं। कौन डाउट किसी को इंपोर्ट में? ठीक है, तो देखो मेन 6 मंथ्स वाला पढ़ लेना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज पीरियड वाला। 6 मंथ्स 3 ईयर्स, डिफर्ड के लिए 5 ईयर्स है। ठीक है, एक्सटेंशन मिलेगा अप टू 6 मंथ एट अ टाइम एंड अप टू 5 ईयर्स टोटल में, सॉरी अप टू 3 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स। देन पैसा इंडिया में विदेश से कितना भी पैसा है कोई दिक्कत नहीं, खाली डिक्लेरेशन देना है। टोटल है 10,000 तक का, कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, पर उसमें अगर कैश 5,000 तक है तो भी डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, पर 5 के ऊपर अगर कैश जाता है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 है, 10 के ऊपर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर गारंटी की लिमिट कितनी है सर? इंपोर्टर कोई और है तो 5 लाख यूएसडी है, इंपोर्टर अगर सरकार है 1 लाख यूएसडी, पर 1 लाख के ऊपर जाना चाहते हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इतना ही है, तो इंपोर्ट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें। ठीक है, कम टू पेज नंबर 1.46। एफसी वाला टॉपिक, एफसी वाला मतलब भाई बहुत जगह एफसी पढ़े अपन। देवेंद्र दीदी कहना क्या चाह रहे हो? 1.46 पे आइए। ये इंपोर्ट ओडीआई, हाँ वो तभी तो मॉडल से मार्क करो कि क्या पढ़ना है आपको खाली। अब देखो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ओडीआई बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है वो समझनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है जो समझनी पड़ेगी अपने को, उसके बेसिस पे चलेगा अगेन। तो ओडीआई, ओडीआई सर ये होता क्या है सर? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए या एफसी बोल लीजिए, मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट। बार बार ये वर्ड यूज होगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट। कहाँ कर रहे हैं हम लोग? जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं या फिर होली ओन सब्सिडरी में कर रहे हैं? जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं या फिर होली ओन सब्सिडरी में कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सर? जिससे क्या होगा? धंधा बढ़ते रहे, देशों में अच्छी बातें रहे। तो इंडियंस क्या करना चाहते हैं, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल्स विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसमें? जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी में। उसको हम लोग बोलते हैं एफसी। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, डेफिनेशन अभी भी। हाँ सर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया मींस इन्वेस्टमेंट इधर अंडर 2 रूट होते हैं, ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब अलाउड है, अप्रूवल रूट मतलब आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? बाय कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल और सब्सक्रिप्शन टू द महुआ। सामने कोई कंपनी, अज्यूम करो एप्पल ने नई सब्सिडी शुरू की या अल्फाबेट ने कोई नई सब्सिडी शुरू की, जो गूगल वाली कंपनी है। ठीक है, अब क्या हुआ? वो लोग ने बोला कि बताओ कौन कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो भैया आप लोग पैसे वाले लोग, आपको इन्वेस्ट करना है, अलाउड है सर। परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटी, इधर बाय मार्केट से परचेस कर लो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, सिग्निफाइंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी। मतलब ट्रेडिंग नहीं कर रहे आप। जैसे अभी लोग क्या करते हैं आजकल, क्या था, ब्रोकर्स के थ्रू अलाउड हो गया ना, आप शेयर खरीद सकते हो विदेश वालों के, एप्पल के, टेस्ला के आप शेयर खरीद सकते हो। तो आपको पता है ना वहाँ पर शेयर पूरा नहीं आता, फ्रैक्शन में शेयर्स आते हैं। देखिए अगर आपके 5,000 रुपये, आप 5,000 रुपये तो 5,000 रुपये का शेयर खरीद सकते हो। आपने शेयर नहीं खरीदा, आपने फ्रैक्शनल शेयर खरीदा है, टेस्ला का शेयर, अल्फाबेट का शेयर, फिर वो वॉरेन बुफे की कंपनी वाली कंपनी, भैया घर लुट जाएगा खरीदते खरीदते। जितना अपना 1 BHK आता है उतना एक शेयर का कीमत है उसका। तो आप वो नहीं खरीद सकते हैं। हाँ मतलब आप लोग खरीद सकते हो, पैसे वालों खरीद सकते हो, बट मैं जनरली बता रहा हूँ आपको।
तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो या तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी, उन्होंने सब्सक्रिप्शन के रूप में मेरे से पैसा ले लिया, प्रमोटर होल्डिंग ले ली कुछ मुझसे, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, उन्होंने कुछ नया ऑफर निकाला, प्राइवेट प्लेसमेंट निकाला, सर स्टॉक एक्सचेंज से मैंने कोई बल्क क्वांटिटी बाय करी, सिग्निफाइंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ठीक है, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडी। इट डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट प्लेसमेंट, इट डज नॉट इंक्लूड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो में तो वो ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। अब देखो, पहला फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है, इसी पे क्वेश्चन है। Financial commitment means the amount of direct investment by way of contribution to equity, loan, and 100% of amount of guarantees, and 50% of the performance guarantees issued by Indian party to on behalf of its overseas joint venture company or wholly owned subsidiary। बहुत सारी चीज़ें। मैं एक इंडियन हूँ, रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ, कोई फॉरेन कंपनी है जो मेरी जॉइंट वेंचर और wholly owned subsidiary है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बिहाफ पे इक्विटी बाय कर सकता हूँ, मतलब उस कंपनी की इक्विटी ले सकता हूँ, उसको मैं लोन दे सकता हूँ। अगर कोई गारंटी है वो 100% गारंटी दे सकता हूँ। बट अगर कोई परफॉर्मेंस गारंटी है, समझ से परफॉर्मेंस गारंटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मटेरियल खरीदा है आपसे, ठीक है, आप मुझे बोलते हो कि आपको मटेरियल, जब आप मुझसे खरीद रहे हो आपको मैं मशीन बना के देनी पड़ेगी, तो मशीन को हम लोग क्या होता है, परफॉर्मेंस। आपने नहीं दिया तो भैया आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब अगर मेरी जो होली ओन सब्सिडरी है वो अगर नहीं बना पा रही है, वो मुझे फ़ोन करती है, अरे ये भी सर पैसा भेज दो ना, तो मैं उसके बिहाफ पे जो गारंटी दूंगा वो 100% है। पर उसके बिहाफ पे मैं परफॉर्मेंस गारंटी दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस गारंटी के भैया वो काम के प्रति, वर्क के प्रति, वो 50% अलाउड है। बेटा ये परसेंटेज मिनिमम है क्या मैक्सिमम है? इंपोर्ट के बाद हमने खाली फाइनेंशियल कमिटमेंट अभी शुरू किया जस्ट, सर मैक्सिमम। हाउएवर द टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ अप टू 400% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द इंडियन एंटिटी which can be made in the overseas entity by way of equity loan guarantee, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट टू मैक्स लिमिट कितना है, 400% ऑफ नेटवर्थ ऑफ इंडियन एंटिटी। ना फॉर एग्जांपल AB लिमिटेड है, वो विदेश में इन्वेस्ट करना चाहती है, अज्यूम करो अल्फाबेट के अंदर, ठीक है सर, कर सकते हो, किसके फॉर्म में कर सकते हो सर आप, इक्विटी के फॉर्म में कर सकते हो, लोन के फॉर्म में, गारंटी के फॉर्म में, परफॉर्मेंस गारंटी के फॉर्म में। पर परफॉर्मेंस गारंटी की लिमिट दे रखी है कितनी, 50% अमाउंट खाली। सब्जेक्ट टू सब मिला मुलू के, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम मिला मुलू कितना अलाउड है बच्चों, 400%। बेटा 400% किसका करने का अपने को, ऑफ AB लिमिटेड का नेटवर्थ, AB लिमिटेड का नेटवर्थ। अब इस सेक्शन के नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। फिर ये दोनों definition. So joint venture means of a foreign entity formed, registered or incorporated as per the laws and regulations of the host country, मतलब विदेश वाली, in which the Indian party, हम लोग को बोलते हैं Indian party, makes an investments. Wholly owned सबसे मतलब क्या, whose entire share capital is held by the Indian party, wholly owned, पैदा विदेश में हुई है। सर इंडियन पार्टी कौन हो सकते हैं, इंडियन पार्टी कौन हो सकते हैं, ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी कोऑपरेट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाली का हो गई, फॉर्म हो गए, LLP हो गया आपका, making investment in joint venture wholly owned subsidiary abroad, and includes any other entity as may be notified by RBI। अच्छा, where there is more than one such company, मतलब कंसोर्टियम करके भी हो सकते हैं, तो सब लोग को मिला के क्या बोला जाएगा, इंडियन पार्टी। where there is more than one such company, body or entity which makes in foreign entity, all such companies body cooperated together would constitute इंडियन पार्टी। कंसोर्टियम भी इंडियन पार्टी बोला जाएगा। तो यहाँ वर्ड क्या बोला गया, ओवरसीज इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल को बोल रहा है इंडियन पार्टी। तो इंडियन पार्टी gives financial commitment to JV or WOS। the word is Indian party does financial commitment to JV or WOS। host country मतलब foreign country means a country with a foreign entity receiving the direct investment from Indian parties registered and incorporated, विदेशी country, ठीक है। 1 2 हो गया, इंडियन पार्टी की डेफिनेशन 3 हो गई। चौथा ऑटोमेटिक रूट, चौथा आंसर है आपका ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या बोलते हैं, देखो, एन इंडियन पार्टी में परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट्स और अंडरटेक फाइनेंशियल कमिटमेंट, किसमें, JV और WOS में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एज पर द लिमिट। बेटा अभी तक लिमिट देखो, अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, 400% ऑफ द नेटवर्थ, सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल लिमिट में खाली 1% याद करना है, परफॉर्मेंस गारंटी 50% है।
अच्छा अब अमाउंट देखना, अमाउंट देखना। अच्छा नेटवर्थ कैसे निकलता बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बोलना है, रिजर्व नहीं बोलना है, फ्री रिजर्व्स। अच्छा अभी देखो, एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट एक्सीडिंग 1 बिलियन और इट्स इक्विवेलेंट इन अ फाइनेंशियल 1 बिलियन यूएसडी, 1 बिलियन यूएसडी मतलब अगर अभी अमाउंट की बात हो रही है, अगर एक्सीड करता है would require prior approval of the RBI even when the total FC of the Indian party is within the eligible limit। कितना? 400%। तो परसेंटेज वाइज तो मैक्सिमम 400% है, 400 के ऊपर जाता है सर शायद आपको आरबीआई का अप्रूवल लगे, तो वो 400% हमने जो कैलकुलेट किया वो अमाउंट वाइज कितना हो रहा है? एक्सीडिंग 1 बिलियन यूएसडी या फिर उसका इक्विवेलेंट, येन में कर रहे हो, पाउंड में कर रहे हो, किसी में कर रहे हो, 1 बिलियन यूएसडी से एक्सीड कर रहा है, 1 बिलियन यूएसडी से एक्सीड कर रहा है, तो क्या चाहिए मेरे को? प्रायर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो जो याद करने वाली बातें ध्यान रखना, सर लोन नीचे दे रखा, लिमिट दे रखी रही, सर इक्विटी शेयर्स ले लो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले लो सर 100% है, अदर प्रेफरेंस शेयर्स ले लो 100% है, लोन ले लो 100% है, गारंटी ले लो 100% है, कोई और गारंटी हो गया सर 100% है, खाली परफॉर्मेंस गारंटी में क्या बोलता है वो 50% है, बाकी को याद ही नहीं करने का, खाली परफॉर्मेंस गारंटी को याद करो 50% है बस, ठीक है। अच्छा अब ओवरऑल लिमिट कितनी है मेरी? तो पहले क्या है 100 बराबर, ये मेरी मेन इंडिविजुअल लिमिट्स हो गए सबकी, प्रोडक्ट्स की, लोन, इक्विटी, गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी। बेटा मेरी ओवरऑल लिमिट कितनी है सर? 400% ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे आएगा सर? मेरा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। फिर मेरी इसके ऊपर एक और लिमिट आ जाती है, वो लिमिट कितनी है मेरी? 1 बिलियन यूएसडी और उसका इक्विवेलेंट, बस। अब इन तीन में से 1 बिलियन यूएसडी और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है, इन तीन में से कुछ भी एक्सीड होता है, मतलब 1 बिलियन यूएसडी एक्सीड हो गया, 400% एक्सीड हो गया, या इंडिविजुअली 100 एक्सीड हो गया, क्या चाहिएगा मेरे को? क्या चाहिएगा बच्चों? प्रायर आरबीआई अप्रूवल, बस यही है, प्रायर आरबीआई अप्रूवल हो गया। देन रिक्वायरमेंट, तो ये आपका प्रोसेस, लिमिट का खत्म, प्रोसेस। द इंडियन पार्टी कैन इन्वेस्ट अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ इट्स नेटवर्क, जो अपने को दे रखी है वहां पर। अच्छा फिर आगे क्या बोलते हैं? प्रोवाइडेड फॉर एनी बोनाफाइड एक्टिविटी जो परमिट कर रखी है, द प्रिस्क्राइब लिमिट विज़ नेटवर्थ विल नॉट बी एप्लीकेबल बॉस वेदर इन्वेस्टमेंट इज मेड आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन ईएफसी अकाउंट और आउट ऑफ द फंड रेज टू एडीआर जीडीआर। एक सेकेंड, ये तुमको याद होगा, ईएफसी अकाउंट याद है? एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, अगर वहां से पेमेंट कर रहे हो या एडीआर जीडीआर से करो, ये तो आरबीआई को ऑलरेडी पता है ना, पता है ना, तो लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं, वहां से करो, कोई टेंशन नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, कितना करने कर लो। अच्छा नंबर 2, द इंडियन पार्टी इज नॉट ऑन द आरबीआई कॉशन लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर, अब उसमें नहीं होने चाहिए। एंड इंडियन पार्टी रूट ऑल द ट्रांजेक्शन थ्रू एन ओनली वन ब्रांच ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर, ओनली वन ब्रांच ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर टू बी डेसिग्नेटेड बाय द इंडियन पार्टी। मैं एचडीएफसी बैंक का, मुंबई का, अंधेरी वेस्ट ब्रांच से सब रूट करूंगा। कंडीशंस, इंडियन पार्टी विल इन्वेस्ट अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट, हावेवर अगर पेमेंट मेड किया ईएफसी से या एडीआर जीडीआर से तो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडियन पार्टी शुड नॉट बी ऑन द कॉशन लिस्ट या फिर डिफॉल्टर्स लिस्ट ऑफ आरबीआई। Third, Indian party routes all the payment, all the investments through one branch of an authorized dealer, which is designated by Indian party. बस हो गया। प्रोसेस वर्सेस आरटीपी लिख दीजिए। मैंने अभी आपको ऑटोमेटिक रूट सिखाया, ऑटोमेटिक रूट। किसी को भी डाउट ऑटोमेटिक रूट में? 4th पॉइंट पे 1 बिलियन 400%, 100 50, कुछ भी एक्सेल कर रहा है, प्रायर आरबीआई का अप्रूवल, पेमेंट किया ईएफसी अकाउंट से, एडीआर जीडीआर से, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, मतलब क्योंकि लिमिट ही नहीं है वहां पर। एक क्वेश्चन है वो करा रहा हूं अभी, पहले अप्रूवल रूट पढ़ लेते अपन। अप्रूवल रूट देखो, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑल अदर केसेस ऑफ डायरेक्ट, कुछ और फॉर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी तो क्या चाहिए? प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सर अप्रूवल देने से पहले आरबीआई क्या कंसिडर करेगा? प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी, कंट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल ट्रेड और अदर बेनिफिट्स, क्या फायदा हो रहा है देश को हमारे, फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडियन पार्टी, सभी रिलायंस है, परमिशन फटाक से मिल सकती है उनको, पर अपनी कंपनी ये भी लिमिटेड, सर कुछ किया ही नहीं आ सकता अपने विदेश में। एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन पार्टी इन द सेम और रिलेटेड लाइन ऑफ एक्टिविटी, तो वहां पर अपने को अप्रूवल लगेगा। तो ये कंडीशंस यहां तक। अब देखो फिर क्या बोलते हैं? अ रेसिडेंट इंडिविजुअल
satisfying the criteria as per the notification. अभी अपने को सब नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है. May make overseas direct investment in the equity shares and compulsory convertible preference shares or joint venture or wholly owned subsidiary outside India. The limit अभी इंडिविजुअल, बेटा इंडिविजुअल आपको याद होगा ना, एक स्लैब सिखाया मैंने आपको. The limit of ODI by resident individual shall be within the overall limit prescribed by liberalized remittance scheme. एक स्लैब सिखाया था ना आपको. अरे इंडियन इंसान, इंडियन को अगर कुछ शेयर्स खरीदने किसी कंपनी के, कर सकता है ना वो. 2.5 लाख का स्लैब है कैटन का करंट के लिए, बस उतनी लिमिट है रेसिडेंट इंडिविजुअल, उतना ही कर सकते हैं आप. हाँ, उसके ऊपर जा रहे हो तो आपको याद है वो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, याद है, तो वहां से उसने उठाया इसको रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए. शेड्यूल नहीं, रूल 3 रूल 1 2 3 नहीं, हाँ रूल 1 2 3 शेड्यूल 3 4 5 था ना, नहीं शेड्यूल 1 2 3 रूल 3 4 5 शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 1 2 3 रूल 3 4 5 शेड्यूल 3 आरबीआई सीजी प्रोहिबिटेड आरबीआई. देन प्रोहिबिशंस, ये देखना, ये तुमको आता है तो दिस बिकम्स योर 6th आंसर. तो इतना ये पैरा आ जाएगा 5th में, ये आ जाएगा 6. प्रोहिबिशंस ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन पार्टी, इसका मिलता जुलता मैंने आपको पढ़ा रखा है. सर, इंडियन पार्टीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द फॉरेन एंटिटी एंगेज इन real estate business, that is buying and selling of TDRs, transferable development rights, but it does not include construction of residential, commercial premises, roads or bridges or banking business without the prior approval of RBI. ये कहीं पढ़े थे अपन ऐसा कुछ? अरे अपन ने क्या बोला, कोई विदेश वाला इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, याद है वो TDR में, रियल एस्टेट बिजनेस में. तो जब विदेश वालों को इंडिया में प्रोहिबिशन है तो वाइस वर्सा इंडियन वाले को विदेश में प्रोहिबिशन है. हाँ, पर आपको करने का है तो क्या चाहिए अपने को, आरबीआई का अप्रूवल. हाँ, अगर ब्रिज बना रहे हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रेमाइस बना तो एक्सेप्शन में कवर थी ना, उसमें अलाउड था. तो अगर हम लोग को भी उसमें करने का है वो अलाउड है. अच्छा, एन ओवरसीज एंटिटी हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय इंडियन पार्टी शैल नॉट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिंक टू इंडियन रुपी. कोई फॉरेन की कोई कंपनी है जो इंडियन पार्टी मतलब है ना कंपनीज LLP, उनको क्या दे रही है, कोई इंडियन रुपी का प्रोडक्ट दे रही है जो इंडिया से लिंक है डायरेक्टली. आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. जैसे अभी चलो क्रिप्टो तो क्या इंडिया से लिंक नहीं है, कोई अगर नया कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट आ गया जो इंडियन मार्केट से लिंक है, नॉन डिलीवरेबल ट्रेड्स इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी, रुपी एक्सचेंज रेट, स्टॉक इंडाइसेस टू इंडियन मार्केट, जो इंडिया से लिंक है, आप उसमें पैसा नहीं लगा सकते हो विदाउट द आरबीआई अप्रूवल. विदाउट, जैसे आई वुड से नहीं, आईडीआर तो इंडियन मार्केट से लिंक है ना, क्योंकि इंडिया में लिस्ट होता है वो, तो आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट नहीं, वैसे तो अपन तो अलाउड ही नहीं ना आईडीआर में, तो नहीं आईडीआर अपन इशू नहीं कर सकते, पैसे तो लगा सकते ना आईडीआर में. भाई आईडीआर कौन इशू करता है, आईडीआर फॉरेन वाले इशू करते हैं ना इंडिया में आके. तो मैं पैसा लगाऊंगा पर मेरे को क्या चाहिए, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्योंकि वो इंडियन मार्केट से लिंक है. फिर मेथड ऑफ फंडिंग कैसे हो सकता है सर. विड्रॉल ऑफ फॉरेक्स फ्रॉम एडी बैंक इन इंडिया, फॉरेक्स विड्रॉ किया आपने कहाँ से, बैंकों से. कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट का जो पैसा उसको कैपिटलाइज करवा दिया. स्वैप ऑफ शेयर्स करवा दिया. ECBs यूज़ कर लिया अपन ने सर, एडिया जीडिया के थ्रू इन्वेस्ट कर लिया कुछ सर. पैसे हेल्ड इन EFC अकाउंट हो गया, या फिर फॉरेन करेंसी रेस टू एडिया जीडिया. तो ये पहले वो ऑटोमेटिक रूट ऑफ अप्रूवल, आप पैसा देना चाहते हो तो पैसे ऐसे अपन दे सकते हैं. फिर ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर पैसा RFC से जा रहा है या EFC से आ रहा है तो अपने को ना अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है. या फिर एज बोनस शेयर्स ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी शेयर्स, उसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए. अच्छा, व्हेन नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इंडिया आउट ऑफ देयर फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज आउटसाइड इंडिया. अज्यूम करो जैकमा इंडिया में आया हुआ है कुछ काम करने के लिए, 6 महीने से इंडिया में कुछ रिसर्च कर रहा है, भाई साहब कुछ रिसर्च कर रहा है, उसका विदेश में पैसा पड़ा हुआ है, 10 महीना हो गया, 11 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 182 डेज क्रॉस हो गया, परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है ना वो. तो अब उसका विदेश का पैसा है, चाइना में पैसा पड़ा है, चाइना में कुछ खरीद रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको, आरबीआई कोई रूल नहीं लगा सकता ना उसके लिए. तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं है, मतलब वो जनरल परमिशन, मतलब क्या यूं ही अलाउ कर रहा है, यूं ही अलाउ. तो इसको खाली मेथड ऑफ फंडिंग को आंसर नंबर 7, इतना ही. अब आउट ऑफ 7 पॉइंट्स व्हाट डू यू कंसीडर जो एग्जाम में आ सकता है, आउट ऑफ 7 लिमिट, 4th वाला पॉइंट
वही है, वही वाला पॉइंट है, वही आया हुआ भी है। निकालो क्वेश्चन बुक, कराए तो हाथ की हाथ। क्वेश्चन 40 पर आ जाइए। क्वेश्चन 40। देखो अभी गोगो लिमिटेड, क्वेश्चन 40 है बेटा, पेज नंबर 233। गोगो लिमिटेड रेसिडेंट कंपनी इन इंडिया, रेसिडेंट कंपनी बोल दिया मतलब इंडियन पार्टी हो गए, हैज अचीव अ टर्नओवर ऑफ 20,000 करोड़। हमको क्या करने का है? द पेड अप कैपिटल फ्रीज ऑफ द कंपनी वॉज 1500 करोड़ एंड 500 करोड़। 1500 प्लस 500 2000 करोड़, 2000 करोड़ का मेरा क्या हो गया है? ये क्या फिगर मिला मेरे को? ये नेटवर्थ, ठीक है। द कंपनी इज प्लानिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 7,800 करोड़ इन ओवरसीज जॉइंट वेंचर। तो ये बताते चले जॉइंट वेंचर मतलब ओडीआई कर रहे लोग, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द कंपनी अप्रोच यू वेदर इट कैन मेक डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट। लॉजिकल फिगर ऑटोमेटिक रूट की ही है बेटा। ओवरऑल लिमिट कितनी है नेटवर्थ की? 400%। सो इसका 400% अगर मैं करता हूँ 4 2 8, 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ की बात हो रही है, पर ये लोग को तो 7,800 ही करने का है, तो विद इन द लिमिट है। तो अभी तक अपन क्या बोलते हैं? अप्रूवल नहीं चाहिए। अभी तक अपन क्या बोलेंगे? अप्रूवल नहीं चाहिए। फिर उसमें आप थ्योरी लिख सकते हो 100% टुवर्ड्स लोन, 100% टुवर्ड्स शेयर, 100% टुवर्ड्स गारंटी एंड 50% टुवर्ड्स परफॉर्मेंस गारंटी। उस फॉर्म में आप दे सकते हो। थ्योरी मैंने कवर कर दी। बट आगे क्या हो जाता है? द इक्विवेलेंट करेंसी कम्स टू अराउंड बेटा 1.05 बिलियन। तो मैंने कहा सबसे छोटी वाली लिमिट अगर क्रॉस होती है, 400 वाली लिमिट क्रॉस होती है, या फिर 1 बिलियन क्रॉस होती है, तो क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रायर आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। प्रायर आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। हो गया आंसर, चेक कर लो। हो गया आंसर। ऐसा ही आता है क्वेश्चन भाई। लिमिट निकालो, बोलो इट इज मोर देन 1 बिलियन, तो क्या चाहिए अपने को? प्रायर आरबीआई अप्रूवल। हो गया आंसर। बोलेंगे कचरा बहुत दे रखा है ना बीच में, तो क्या होता है? लोग पगला जाते हैं। वो कचरा नहीं पढ़ने का, लॉजिकल ना पेपर केस बेस है मेरा। तो जहां कोई डेज दे रखा होगा, ईयर दे रखा होगा, अमाउंट दे रखी होगी, परसेंटेज दे रखा होगा, उसी पे क्वेश्चन पूछेगा ना। रीड एंड लेट मी नो वंस डन। डन है, हो गया। आ जाओ अभी ईसीबी पर आ जाओ। ECB is on page number 1.32. 1.32. ECB तो अगर मैं बोलूँ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ओडीआई, ईसीबी, इन चारों में से ईसीबी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है एक तो। पर क्या है कि क्या क्या रेलेवेंट चीज़ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, कितना पढ़ना है इसमें। तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ लोन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। तो मैं इंडियन बैंक से लोन नहीं ले रहा हूँ, मैं वही फॉरेन से लोन ले रहा हूँ।
सो ECBs आर कमर्शियल लोन्स, तो ये डेफिनेशन है, ECBs आर कमर्शियल लोन रेज बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज, मतलब कंपनीज, कहाँ से, फ्रॉम रिकग्नाइज नॉन रेसिडेंट एंटिटीज एंड shall conform to the parameters such as maturity, permitted and non permitted end uses, क्या क्या अलाउड है, मैक्सिमम कॉस्ट सीलिंग कितना अलाउड है, तो किस रेट पे अपन लोन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कितना अलाउड है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेशन है। देखो अभी वही सेम चीज, अप्रूवल रूट, ECB कैन बी रेज टू ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट, अंडर अप्रूवल रूट प्रोस्पेक्ट बारोवर्स को क्या भेजना पड़ेगा, RBI को भेजना पड़ेगा थ्रू AD बैंक, तो अप्रूवल के लिए ऑटोमेटिक रूट का नीचे लिस्ट दे रखा है, ऑटोमेटिक है ना। आप देखो कैसे कैसे लोन ले सकते हो, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB, और एक होता है INR डिनोमिनेटेड ECB, मतलब एक फॉरेन करेंसी में ECB उठाया मैंने और एक INR में ECB उठाया। तो जो जो पॉइंटर्स याद करने पढ़ने में मार्क कराना पहले, सर करेंसी ऑफ बोरोइंग कौन सी है, नंबर 1 कोई भी फॉरेन करेंसी ले लो जो फ्रीली कन्वर्टेबल है, दूसरा उधर INR। सर कैसे कैसे ले सकते हैं अपन, बैंक लोन, फ्लोटिंग फिक्स रेट नोट्स हो गया, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स हो गया, अच्छा अदर देन कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेड क्रेडिट्स बियॉन्ड 3 years, FCCBs, FCEBs, फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड्स, ये रहा FCEBs, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, नीचे नाम दे रखा है, फाइनेंशियली वो सब ले सकते हो। इधर भी सेम है, पूरा पूरा सेम है। ऑल्सो प्लेन वैनिला रूपी, ये भी रट्टा मारना पड़ेगा, प्लेन वैनिला रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हो गया, इशूड ओवरसीज विच आर इधर प्राइवेटली प्लेस और लिस्टेड, तो ये सब लिस्ट है कि कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में आप लोन उठा सकते हो, सब फॉर्म में उठा सकते हैं, सिंपल वर्ड में सब फॉर्म, कितने पीरियड के लिए, कहाँ कहाँ से लोन उठा सकते हैं, एलिजिबल बोरोवर्स, कहाँ कहाँ से, ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, सब वो ले सकते हैं, एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन लोन उठा सकते हैं, फर्दर और कौन कौन उठा सकते हैं, पोर्ट ट्रस्ट, SEC यूनिट, सिडबी, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग भी लोन ले सकते हैं। अच्छा अब INR में कौन ले सकता है, जो यहाँ की लिस्ट है वो तो है ही है, ऑल एलिजिबल एंटिटीज टू रेज FCY ECB, और कौन सर, रजिस्टर्ड एंटिटीज एंगेज इन माइक्रो एक्टिविटीज, दैट इज रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मतलब NPO हो गया, रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटीज हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी ले सकते हैं। सो आप लोग खाली क्या ले सकते हो, INR वाले ले सकते हो, INR वाले, ठीक है, NPO आप INR में ले सकते हो ECB को। कहाँ से उठा सकते हैं सर, 4th, द लेंडर शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ FATF और POSCO होगा, ये नहीं कौन सा था, OSCO कंप्लाइंट कंट्री इंक्लूडिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ECB, देखो नीचे दे रखा है, OSCO कंप्लाइंट मतलब अ कंट्री हु सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेट्स द सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, आएगा क्या सर, अरे जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इसराइल हो गया, इराक हो गया, वो सब प्रोहिबिटेड लिस्ट में ना UN की, तो वहाँ से नहीं ले सकते आप, ठीक है। सो द लेंडर शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ FATF और OSCO कंप्लाइंट कंट्री। हाउएवर मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, वहाँ से आप उठा सकते हो। इंडिविजुअल्स एज लेंडर्स कैन बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स, सो किसी इंसान ने मेरे को लोन दिया वो भी अलाउड है, ठीक है। सब फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक आर परमिटेड, फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक, HDFC का, कोटक का विदेश में, सर वो लोग भी देंगे, ओनली फॉर FCY ECBs, ओनली फॉर FCY ECBs। अरे अगर इंडियन बैंक को अगर इंडियन INR में ही देने का था तो इंडिया से देगा ना, मैं काहे के लिए फॉरेन से उठा के लेकर आऊँ। सो FCY ECB मतलब फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन में आप ले सकते हो ECBs, यहाँ तक C, 4th हो गया, अभी तक लिमिट नहीं आया कहीं भी। 5th मैम्प, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, कितने साल के लिए लोन ले सकते हो सर, मिनिमम कितने साल के लिए लेना पड़ेगा, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मिनिमम, 3 साल के लिए। कॉल पुट ऑप्शन का कुछ लिंक है उसमें, शैल नॉट बी एक्सेसिबल प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ मैप, हाउएवर फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज मैप विल बी प्रिस्क्राइब्ड, नीचे दे रखा है, जनरली 3 साल का मैप होता है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, बाकी फिर अलग अलग के लिए अलग अलग दे रखा है। इसको याद करना पड़ेगा, MCQ में आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। देन अंडरलाइन करते जाना, मैं बाद में दे दूंगा आपको। ECB रेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अप टू 50 मिलियन USD, 1 साल मिनिमम, रट्टा मारना पड़ेगा इसको। ECB रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स,
सर किसी इंसान से आपने लिया, काय के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लिया है, ठीक है, तो 5 साल आपका मैप है। सर ईसीबी रेज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फॉर ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर वर्किंग कैपिटल, तो एनबीएफसी के थ्रू अगर रूट हो रहा है कुछ 10 साल है। फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया है तो 5 साल है, एनबीएफसी के थ्रू रूट हो रहा है तो सर 10 साल। ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट फॉर रूपी लोन्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर द सेम पर्पस, तो एनबीएफसी मुझे लैंड कर रहा है, मेरे को लैंड एनबीएफसी को रीपे करने का है, तो मैंने ईसीबी रेज किया। ईसीबी रेज किया काय के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का था वो 7 साल। सर ईसीबी रेज फॉर रूपी लोन्स फॉर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फिर 10 साल। सो ये याद करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप टू 50 मिलियन के लिए 1 साल है, जनरल 3 ईयर्स है, जनरल 3 ईयर्स है। सर फॉरेन इक्विटी होल्डर के लिए पैसे लिया है अपन ने, काय के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल पर कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स के लिए, तो यहाँ पर महंगा मिल रहा होगा, विदेश में सस्ता मिल रहा होगा, तो यहाँ के लोन को मैं रीपे कर दूंगा, ईसीबी उठा लेता हूँ, 5 साल के लिए लोन लेना पड़ेगा। सर ईसीबी रेज फॉर वर्किंग कैपिटल और फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एनबीएफसी में फंडिंग कर रखी थी, उनको रीपे करवाना है, 10 साल के लोन लूंगा मैं। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ले रखा था मैंने, एनबीएफसी से लोन लिया था, उसको रीपे कराने का है, तो विदेश उठाओ 7 साल के लिए। अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एनबीएफसी को रीपे करना है 10 साल के लिए। फॉर कैटेगरीज बी टू ई, फॉर कैटेगरीज बी टू ई, ईसीबी कैन नॉट बी रेज फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स। लॉजिकल है, अरे अगर आपने इंडिया में लोन ले रखा था, आप उसको रीपे करना चाह रहे हो, कैसे, ईसीबी के थ्रू, तो ईसीबी कौन सी करेंसी में लेना चाहोगे आप, एफसीवाई में लोगे ना। अब इंडियन बैंक की सब्सिडरी वहां पर है, आप उसको बोलते तो मुझे ले आईएनआर में, अरे कैसे देगा वो आईएनआर में तुम, तो आप इंडियन बैंक का लोन लेके इंडियन बैंक को ही रीपे कर रहे हो, वाह, इंडियन बैंक से उठा रहे हो और इंडियन को रीपे करो, नॉट अलाउड। एंड मैप शुड बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड। सर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस पेड 4.5, तो प्लस 7 है तो 7 प्लस 4.5, 11.5 रेट हो सकता है आपका मैक्सिमम। तो दिस को लिख लीजिए आप ऑन पॉइंट नंबर 6। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको एमसीक्यू में काम आएंगे। 7th, ऑल कॉस्ट। सर प्रीपेमेंट चार्जेस, ये तो एसएफएम नहीं किया है क्या, लाइबर रेट प्लस 100 बीपीएस बोलते हैं ना अपन, बेसिस पॉइंट स्प्रेड। भाई एक बेंचमार्क रेट होता है जो आरबी, इसके मिनिमम जा नहीं सकते, प्लस बीपीएस पर हर बैंक का मार्जिन जिसको बोलते हैं अपन, उसमें वो खेल सकते हैं, तो ये मैक्सिमम रेट होता है। अगर मेरा बेंचमार्क 5% है तो मैं 4.5 मैक्सिमम ले सकता हूँ, मतलब 9.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे अभी आरबीआई का करंट रेट लेटर अज्यूम 6% है, अब आईसीआईसीआई बैंक का मे बी 3% बीपीएस है, तो 9% तक के मैं कोई भी लोन दे सकते हैं मुझे, 6 के नीचे नहीं जा सकते, पर 3% का बीपीएस है, ठीक है। अच्छा डिफॉल्ट हुआ, कुछ प्रीपेमेंट चार्जेस और पेनल इंटरेस्ट अगर आपको पे करना बन रहा है, आपने बैंक से लोन लिया ना, फॉरेन करेंसी में लोन लिया आपने या इंडियन करेंसी में लोन लिया होगा, ईसीबी उठाया आपने, डिफॉल्ट कर दिया, तो मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो, शुड नॉट बी मोर देन 2% ओवर एंड अबव, 2% ओवर एंड अबव दी ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। Contracted rate of interest on the outstanding principal amount and will be outside the all in cost ceiling। मतलब सर जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस मैक्सिमम 2% ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो ये आपकी पेनल्टी है। जैसे अपन इंडिया में अगर अपन लोन पे नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते, चार्ज होता है ना 2%, 3% रेट पर मंथ इंटरेस्ट लगता है आपको, यहाँ पर 2% है, मैक्सिमम रेट इज 2%, ये पेनल्टी परसेंटेज। 8th, ECB कैन नॉट बी यूज, तो ये अलग से एक इंपॉर्टेंट आंसर आ सकता है पहचानने के लिए। ECB कैन नॉट बी यूज फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल जो अलाउ किया गया, जनरल कॉर्पोरेट जो अलाउ किया गया, रीपेमेंट ऑफ रूपीज जो अलाउ किया गया, ऑन लैंडिंग फॉर एंटिटीज एक्सेप्ट इन केस ऑफ ECB रेज बाय NBFC। तो ये आपको आंसर नंबर वो 3 या 4 जो पॉइंट था हमारा, उससे लिंक करना है, ये 8th पॉइंट है। इसी में आप पैसा लगा सकते हो, सॉरी इनके अलावा सब में पैसा लगा सकते हो जो वहाँ पर परमिटेड है, वहाँ पर परमिटेड है, उनके लिए आप पैसा लगा सकते हो, इसमें पैसा नहीं लगा सकते। एक्सचेंज रेट 9th, ध्यान से सुनना, चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू INR, मैंने उठाया था फॉरेन करेंसी, मेरे को INR में करना है, कैन बी एट द अंडरलाइन कर देना, कैन बी एट द एक्सचेंज रेट प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट फॉर सच चेंज between the parties concerned or at an exchange rate which is less than the rate
प्रिवलिंग ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट इफ कंसेंटेड टू बाय द ECB लेंडर। सर जिस दिन अग्रीमेंट किए थे अपन उस दिन का रेट और जिस दिन अपन ने अग्री किया है कि अपने को अभी चेंज करने का है, जिस दिन अग्रीमेंट किया था उस दिन और आज का जो रेट है विच एवर इज लेस, जिसमें भी करना है वो रेट लगाना पड़ेगा। मैंने जब लोन उठाता तब 80 रुपये डॉलर था, आज 78 रुपीज़ हो गया है। आज मैं अग्री कर रहा हूँ 78, तो क्या करेंगे अपन 80 और 78 विच एवर इज लेस, उस रेट पे कन्वर्जन हो जाएगा, आपका पूरा लोन अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब रुपी को फॉर कन्वर्जन टू रुपी द एक्सचेंज रेट शैल बी एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या हुआ, फॉर कन्वर्जन टू रुपी द एक्सचेंज रेट शैल बी। अब आप रीपे कर रहे हो, जब रीपे कर रहे हो INR में रीपे कर रहे हो आप उसको। अरे भाई INR का INR में कन्वर्ट कैसे होगा, यहां पर क्या करें अपन रीपेमेंट करें, तो रीपेमेंट के लिए ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट जो भी रेट है कंप्लीट कर दो। आज आपके पास अपने गुड्स बेचा, पैसे आ गए, फॉरेन करेंसी वाला लोन था, मेरे को एक्सचेंज नहीं करने का है, मेरे को पेमेंट करके खत्म करने का है। मेरे कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी है, मेरे को बेचने की है, मैंने बेच दी प्रॉपर्टी, पैसा आ गया मेरे को मेरा जो ये लोन चल रहा था मेरे को रीपे करने का है, तो मैं INR में रीपे करूंगा, तो रेट कौन सा लगेगा, डेट ऑफ सेटलमेंट। कन्वर्ट कराना चाहते हो, लोन चलता रहेगा, आपका लोन चलता रहेगा, तो ये वाला कॉलम है। आप लोन को रीपे करना चाहते हो तो ये वाला कॉलम है, डेट ऑफ सेटलमेंट। तो ये सब आपको आ सकता है एग्जाम में। 9 कम टू ये वाला पॉइंट। 10 चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम ECB फ्रॉम वन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी टू अनदर फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी एज वेल एज टू INR फ्रीली परमिट। हम लोग आगे पढ़कर ही आए उसको। मैंने लिया था डॉलर में, मेरे को पाउंड में कन्वर्ट करना अलाउड है, डॉलर में लिया था INR में कन्वर्ट करना अलाउड है। चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम INR टू एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी इज नॉट परमिटेड, वाइस वर्सा इज नॉट परमिटेड। INR में उठाया तो INR में पे करना पड़ेगा, फॉरेन में उठाया तो कोई और फॉरेन करेंसी में कर दो पे, मैं कन्वर्ट कर लो, INR में कन्वर्ट कर लो, अलाउड है। पर अगर आपने INR में उठाया है तो आपको INR में ही पे करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पॉइंट नंबर 10 लिमिट 11th इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितनी लिमिट, ध्यान से सुनना भी, ये क्वेश्चन आता है। ऑल एलिजिबल बोरोवर्स, ऑल एलिजिबल जो अपन आगे पढ़कर आए, याद है वो SIDBI, एक्सिम बैंक को सब उठा सकते हैं ना लोन। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, सॉरी रेसिडेंट एंटिटीज कैन रेज ECB अप टू 750 million और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर, 750 million और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल अंडर ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल में तो क्या आपको अप्रूवल लेके करना पड़ता है, तो अभी अपन हमेशा ऑटोमेटिक रूट की बात करते हैं। फर्दर इन केस ऑफ FCY डिनोमिनेटेड ECB फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर द ECB लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो, मतलब लोन डेट इज टू इक्विटी बेसिकली, कैन नॉट एक्सीड 7:1। मैं पैसा कितना उठा सकता हूँ, 750 million और इक्विवेलेंट, मेरा डेट इक्विटी कितना होना चाहिए, 7:1। However, this ratio will not be applicable if all ECBs including the proposed, मतलब old plus new, is up to 5 million और its equivalent, 5 million USD और its equivalent, 5 million USD equivalent, तो रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये जो रेशियो ये मिनिमम है क्या मैक्सिमम है, 1 रुपये की अगर आपके पास इक्विटी है तो आप 7 रुपये का ECB उठा सकते हो। अपन डेट इक्विटी ऐसे ही बोलते हैं ना, 1 रुपये की इक्विटी है तो आप 7 रुपये की इक्विटी डेट उठा सकते हो मैक्सिमम। बट अगर मेरा 5 मिलियन का USD है, खाली 5 मिलियन USD का मेरा ECB है, ओल्ड प्लस न्यू सब मिला हम लोग के, तो ये रेशियो एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर ये रेशियो एप्लीकेबल नहीं है मतलब हाउ डू यू इंटरप्रेट, सर एक्सीड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीड कर लो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। देन the borrowing entities will also be governed by the guidelines on debt equity if any by the sector or prudential sector concerned। बैंक है, NBFC है, कोई कंपनी है, कोई ई-कॉमर्स वाले हैं, तो उनके जो रेगुलेटर है वो उसको गवर्न करेंगे। मेरे लिए लिमिट इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल लिमिट 750 million USD पर फाइनेंशियल ईयर। डेट इक्विटी रेशियो मेरा कितना होगा, मतलब ECB लायबिलिटी टू इक्विटी कितना होगा, 7:1। अच्छा, ओल्ड प्लस न्यू मिला के अगर मेरा 5 million USD हो रहा है, कोई रेशियो का लिमिट चेक करना है, कोई रेशियो का लिमिट चेक नहीं करना। हाँ, पर मैक्सिमम लिमिट 750 million है, ध्यान रखना। ये अप टू 5 million, अप टू 5 million हो। देन बाकी सब मतलब रीड है, खाली जो क्वेश्चंस अगर कोई आ रखा है वो करो, बाकी पागल हो जाएगा, पूरा प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है।
कम टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जहाँ जहाँ लिमिटेड है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ आपको. 11 लिखा अपन ने. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वाला एक पॉइंट होगा, ये रहा OMCs. पेज नंबर है बेटा 1.43. देखो अभी तो ये स्पेसिफिक जैसे इंडियन ऑयल हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया, ये सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है. कैन रेज ECB फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस विद मैप ऑफ 3 years. सेम पॉइंट चल रहा है. फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज लैंडर्स जो अपन आगे पढ़ कर आए, विदाउट मैंडेटरी हेजिंग एंड इंडिविजुअल लिमिट. कोई लिमिट नहीं इनके लिए. इनके लिए खाली क्या है, ओवरऑल सीलिंग कितनी है, 10 बिलियन USD और इक्विवेलेंट. हाउएवर OMC should have a board approved forex mark to market procedure and prudent risk policy. All other provisions जो नॉर्मल के लिए एप्लीकेबल है वो इनको भी एप्लीकेबल है. तो इनको 750 मिलियन के एप्लीकेबल नहीं है. इनको क्या एप्लीकेबल है सर, 10 बिलियन USD एप्लीकेबल है. बाकी कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है इनको. बाकी छोटे मोटे जो प्रोविजन है वो सारे एप्लीकेबल है. इनको लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. इनके लिमिट कितनी है, 10 बिलियन USD. अब अक्का लगाना BPCL HPCL मतलब पूरे पैन इंडिया में उनके कितने सारे स्टोर्स हैं, राइट, कितने सारे पेट्रोल पंप है. अगर उनको करने का, उनको मार्केट से बाहर से लोन लेने का, लोन ना सर किसने मना किया. मैम होगा कितने काम, 3 साल का. वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोगे सर, विदाउट हेजिंग वेजिंग करने का आपको कोई जरूरत नहीं है. 10 बिलियन USD 12. ठीक है. 13 लॉजिकली आज भी यही आना चाहिए क्योंकि पिछले टाइम में भी यही आया था, क्योंकि ट्रेंड है ना, स्टार्टअप का सीजन चल रहा है स्टार्टअप का. देखो एन एंटिटी विच इज रिकॉग्नाइज स्टार्टअप कैन रेज ECB. अगेन मैप कितना होगा इसके लिए भी, 3 साल का. मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड मैप वुड बी 3 years. कहाँ से लेंगे सर, इट वुड बी FATF कंप्लायंट कंट्री होनी चाहिए. वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, वो सब नहीं अलाउड है. अच्छा, हावेवर फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक एंड ओवरसीज एंटिटी इन विच इंडियन एंटिटी हैज मेड ODI विल नॉट बी कंसिडर्ड रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी. तो अपने मैंने आपको बताया ना, इंडियन बैंक का अगर विदेश में कोई सब्सिडी है, वो वहाँ से उठा रहे हो, आप वहाँ से नहीं ले सकते. ठीक है, इनको मना किया. वहाँ पर क्या बोला गया था, वहाँ से वो INR वाले नहीं ले सकते. इनको तो मना ही कर दिया. सर किस फॉर्म में ले सकते हैं लोग, लोन और नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बेसिकली इक्विटी. वो लोग लोन के फॉर्म में ले सकते हैं. नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, उसमें ले सकते हैं. करेंसी, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी या फिर INR या फिर कॉम्बिनेशन. अच्छा, अगर बोरोइंग कहाँ से हो रही है सर, INR में हो रही है. द नॉन रेसिडेंट लेंडर शुड मोबिलाइज INR कहाँ से, थ्रू स्वैप्स और आउटराइट सेल अंडरटेकन थ्रू AD कैटेगरी 1 बैंक. सी हमेशा याद रखना कि अगर फॉरेन करेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती. अगर INR में आप उठा रहे हो, INR में उठा रहे हो तो सर वो जो AD कैटेगरी 1 बैंक है उसके थ्रू ही रूट होगा पैसा, उसी के थ्रू. कितना अलाउड है, पर स्टार्टअप वुड बी 3 million और इक्विवेलेंट इन वन फाइनेंशियल ईदर इन INR और कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी और कॉम्बिनेशन. मैक्सिमम 3 million. बेटा नॉर्मल कितना लिमिट है, ECB का 750 million है. ठीक है. OMC के लिए कितना है, OMC के लिए 10 billion है. स्टार्टअप के लिए कितना है, 3 million है. स्टार्टअप के लिए 3 million. अच्छा सर, ऑल इन कॉस्ट शैल बी म्यूचुअली अग्री बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर. सर एंड यूजेस फॉर एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, स्टार्टअप है बराबर. कन्वर्जन इनटू इक्विटी इज फ्रीली परमिटेबल सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन प्रिस्क्राइब बाय इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप, जो सरकार की तरफ से आ रखे. तो ऑल इन कॉस्ट में सर अग्री कर लीजिए. एंड यूजेस जो परमिट कर रखे, कन्वर्जन टू इक्विटी अलाउड है सब्जेक्ट टू लिमिट, सरकार ने बता रखे. सर सिक्योरिटी कुछ भी दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है. मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो आपको देना सर दे दो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. हेजिंग, द ओवरसीज लेंडर इन केस ऑफ INR डिनोमिनेटेड ECB विल बी एलिजिबल टू हेज इट्स INR एक्सपोजर थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. जो परमिट करके उसके थ्रू आप हेज कर सकते हो. तो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक है. अपने तो खाली इतना 3 मिलियन USD याद करने का. 3 मिलियन USD मैम्प 3 साल का है. बाकी नहीं पढ़ोगे तो कन्वर्जन रेट देख लीजिए क्या है. इन केस ऑफ बोरोइंग इन INR द फॉरेन करेंसी टू INR कन्वर्जन रेट विल बी एट द मार्केट रेट एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है. अदर प्रोविजंस नॉट रिक्वायर्ड. borrowing not required, refinancings not required. बस हो गया, खत्म. 13 पॉइंट है इसमें, 13 पॉइंट. रुक जाओ,
हाथ के आपको क्वेश्चन कराए दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। ये रहा 3 मार्क का क्वेश्चन नंबर 6C। XYZ प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय CG, द कंपनी इंटेंडेड ECB तो 32 चलने चाहिए। ECB का आंसर, स्टार्टअप का आंसर। बोरिंग अंडर ऑटोमेटिक USD 3 million, बेटा USD 3 million फॉर 3 years in the form of partially convertible preference share for working capital from one of the shareholders. बोलो allowed या not allowed? क्या पूछा? allowed है, you are required to company advise on maturity period. maturity period कितना है? 3 साल का है। फॉर्म्स क्या है यहाँ पर? लोन, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। करेक्ट? नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड लोन्स। अमाउंट ऑफ ECB कितना अलाउड है? अमाउंट 3 million USD, बेटा बिलियन खाली OMC में, कॉमन से लगाओ, OMC लगा रहे भाई, HPCL BP 10 बिलियन है, 3 million हो गया आंसर, हो गया, पूरा पेपर सॉल्व हो गया। पहले PRP आप जब करोगे आप कर लीजिएगा, डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया, बाकी पूरा पेपर सॉल्व है। स्टार्टअप का डेफिनेशन क्यों याद करोगे? हर सेक्शन में अलग स्टार्टअप का डेफिनेशन है। मैंने आपको IBC सिखाया तो IBC में अलग डेफिनेशन था ना, वो 23 मई 2017 नोटिफिकेशन। FEMA में ओनली OID और ECB कर ले, नहीं बेटा OID नहीं होता, ODI होता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। प्राय प्रॉय भी करना पड़ा, भरोसा नहीं ना ऐसे का, कुछ भी पूछ सकता है। खत्म हो गया, फिनिश। बाकी क्वेश्चंस कर लो, किससे कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तुमको समझा तीनों, ODI में कितना पढ़ने का है, ECB में कितना पढ़ने का है, और एक कराया मैंने आपको आज इम्पोर्ट में कितना करना है। इतना कर लो, पास हो जाओगे। 6 मार्क का आता है, सेबी मोटा मोटी 6 मार्क का आता है, 6 से 8 मार्क, वो मैं आपको बता दूंगा। क्या मेन उसमें देखो 4 मार्क तो LOD आ रही है, LOD वैसे भी आप ऑडिट में पढ़ते हो, LOD का जो आंसर होता है ऑडिट का आंसर होता है सेम, और 4 मार्क का आपको मिलेगा वो क्वेश्चन जो मेन सेबी एक्ट से आता है। शंकर भैया हर चैप्टर के क्वेश्चन केस बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। राजेश को कर देता हूं। अनट्रेसेबल एंटिटी विच कैनॉट बी ट्रेस्ड, नहीं मिल रही है, वो क्या करे अभी? इतना पढ़ना है, ठीक है, इतना कर लो। देखो जितना हो रहा है ना उतना अच्छे से करो। टोटल मिला के 20 टॉपिक होते हैं, 19 हमारे फेमा को मिला के, और 20वां होता है अपना सेबी। 20 टॉपिक है, 20 में से मतलब यू हैव टू डू एटलीस्ट 18 टॉपिक्स थरली। 18 टॉपिक थरली कर लिया तो मतलब आप पेपर 120 मार्क का अटेम्प्ट इज्जत में कर सकते हो, क्योंकि एक चैप्टर आराम से आप ऑप्शन में निकालोगे। वो कोई भी हो सकता है, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं पसंद आ रहा है, किसी को सेबी नहीं पसंद आ रहा है, किसी को फेमा नहीं पसंद, आप एक चैप्टर आप आराम से ऑप्शन में निकाल सकते हो। करके जाना पूरा, क्योंकि मेरे को MCQ में रिस्क नहीं चाहिए ना, करके पूरा जाना है आपको, बट आप एक चैप्टर सेफली ऑप्शन में निकाल सकते हो। तो उसको क्या करने का, ऊपर से पढ़ने का। तो इसलिए मतलब फेमा सेबी लास्ट में करें, ऊपर से करने का। खाली क्वेश्चन करके जाओगे तो भी चलेगा, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा क्या क्या आ सकता है एग्जाम में। बट बाकी जो 18 टॉपिक है ना, वो हैज़ टू बी ऑन योर फिंगर, मतलब फिंगर टिप्स, हैज़ टू बी ऑन योर नोट्स, कि उसमें आप गलत नहीं जाओगे। मैंने आपको 10 डे का टाइम टेबल दिया है, टाइम कम है तो 8 दिन में खत्म करने की कोशिश करो। रिवीजन जब करोगे तो 4 दिन में करना पड़ेगा, लास्ट डे में 1.5 दिन में खत्म करने का है। MCQ ICQ बुक बेटा क्यों कर रहे हैं, टाइम है कि आपके पास? आप बाकी पहले FRSFM सुधारो ना, लोगों FRSFM में मार्क्स नहीं आ रहे। FRSFM दिन में करो बैठ के, सुबह आप उठो 7 बजे, 7:30 बजे पढ़ना बैठो, 7:30 से 10, 10:30 तक आप पहले थियोरी करो, फिर 11 से 1 प्रैक्टिकल करो, फिर 2:30 बजे से फिर से बैठ के शाम तक 6 बजे तक प्रैक्टिकल करो, फिर 6:30 7 से फिर प्रैक्टिकल करो, रात को फिर थियोरी पढ़ो। तो 2 सब्जेक्ट चलो ना, सुबह 2-2.5 घंटा पढ़ा, रात को 2 घंटा मैंने थियोरी पढ़ा, 4-4.5 घंटा हो गया। बीच में 6-6.5 घंटा में प्रैक्टिकल, तो आइडिया 10 से 11 घंटा में आराम से होता है, मैनेजेबल है। But don't lose hope this time, you can definitely do it. People who have got attempt, बॉस ध्यान रखना कि आप मतलब एग्रीगेट निकाल लो यार। अब देखो मैं बोल रहा हूँ आपको, लॉर्ड ने 50 साल, अगर जैसे मैंने आपको पढ़ाया है
पूरे दिल से पढ़ा है भाई, मतलब सब कुछ पढ़ा है, मस्ती मजाक सब अपन ने जितने भी जो भी करना था सब कर लिया है। पास पेपर सॉल्व करवा दिया आपको, क्वेश्चन बता दिए कैसे आते हैं, जितना मेरे पास नॉलेज मैंने सब दे दिया आपको। बट अगर वो एग्रीगेट में अटक गया ना भाई, आई रिक्वेस्ट यू डोंट ब्लेम मी फॉर दैट। FR SFM सुधार लो, लोगों को एग्रीगेट नहीं होता है, आपको एग्रीगेट खाली FR SFM ही ला सकता है या लॉ ला सकता है। तो आपको SFM या लॉ इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दैट यू आर एग्जेम्प्टेड देयर। पीपल हैव गॉट एग्जाम्पशन एनी ऑफ द पेपर, कंट्रोल योर इमोशंस। बेटा लोग फिर भी फेल हो जाते हैं। आपको 60-70 मार्क आ रखे होंगे, आपको 3 ही पेपर देना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है 3 ही तो निकाल लेंगे, नहीं होता भाई, नहीं होता, लग जाते हैं। जितने भी डेज आपके बच्चे अभी एग्जाम तक, गिव योर बेस्ट शॉट, लाइक ऑल इन। अगर आपने कोई मूवी देखी जिसमें कसिनो खेलते हैं ना, मतलब जब गैम्बल करते हैं, सब लगा देता है, मतलब तन मन धन, धन लग चुका है, ठीक है, तन रोज लगा ही रहे हो, मन की बात है, मन लगा दो निकल जाएगा। इफ ऑब्जेक्टिव इज टू गेट क्लियर एज सून एज पॉसिबल। पैसा ज़्यादा है, अगले टाइम में आने तो बात अलग है, अमेंडमेंट आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा, बाकी इतना ही है। और लॉ में 20 है, बाकी सब में 24, 25, 26 चैप्टर्स होते हैं। लॉ में जैसे अगर आप देखोगे 8-9 चैप्टर्स तो बहुत ईजी है, आपने देखा होगा अपना कोर्स 8-9 चैप्टर लाइक 3-4 दिन में खत्म हो गए थे अपने। मैंने 1-1, 2-2 चैप्टर एक दिन में करवाए हैं, राइट। तो ऑन 19 टॉपिक्स, अगर मैं 19 पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, 19 टॉपिक्स में 8-9 चैप्टर तो बहुत ही ईजी है। 10 चैप्टर में मेरे को दिमाग करना, तो लॉ बहुत मस्का है, हलवा है। पास पेपर्स करो अच्छे से, RTP कर लो, RTP में रिकॉर्ड कर दूंगा, यूट्यूब पर आ जाएगा, ठीक है। बट बी शार्प व्हेन यू स्टार्टिंग, लाइक फ़ोन बंद, यूट्यूब बंद, बाकी सब टेलीग्राम व्हाट्सएप सब बंद, इंस्टाग्राम बंद। जब आप पढ़ रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ो, ना मेरे लिए पढ़ रहे हो, ना बाजू वाले के लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो आप, ठीक है। सो बी शार्प व्हेन यू, मतलब एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन फाइनल सी, एवरी वर्ड, यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन फाइनल सी, ये जरूर ध्यान रखना। अगर रॉन्ग हो गया भाई 4 मार्क का लॉस है, 4 मार्क का लॉस है, एग्रीगेट का प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है मेरा। तो इतनी गलती वो मत करना प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको मजा होगा, पसंद आया तो डू रिकमेंड टू अदर्स एंड दुआ में याद रखना। व्हेन यू कम टू बॉम्बे डू लेट मी नो, इफ आई कम टू योर सिटी, मिलने आ जाना, ठीक है। जितना हो सके उतना पढ़ो, एंड कभी भी कोई भी डिफिकल्ट कहीं अटक जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है सर, इरिटेशन हो रहा है, बहुत कॉमन है, मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बिकम CA एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाओ, सो दैट यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, योर सेल्फ प्राउड व्हेन यू वॉक, लाइक कुछ तो उखाड़ा है जीवन में अपन ने, CA बने। क्योंकि हर कोई CA नहीं बनता। 10% रिजल्ट आपको पता है, 10% तक मैक्स आई एम सेइंग, 10% रिजल्ट है, तो 100 में से 10 ही पास होते हैं, तो उसमें से हम कुछ और हैं, ठीक है। चलो चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय। कुछ भी हेल्प चाहिए बता देना कभी भी। गॉड ब्लेस यू। लास्ट क्लास अब मैं नहीं आऊँगा सुबह, ना जूम का लिंक आएगा ना कुछ आएगा, कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बाय। Aim for a rank or 70+, whichever is earlier. Bye bye guys, take care.